मैं एक पुराने अस्पताल की एंट्री के बाहर खड़ा हुआ उसे घूर रहा था। उसकी हर छोटी बड़ी चीज को नोटिस कर रहा था। ईंटों पर दरारें मकड़ी के जाले की तरह फैल चुकी थी और बेलों ने बाहर का ज्यादातर हिस्सा अपने कब्जे में ले लिया था। आसपास फैलते जंगल के बीच वो इमारत बिल्कुल अजीब सी लग रही थी, जैसे किसी बहुत पुराने जमाने का बचा हुआ अवशेष हो। उसका जंगल में इस तरह होना गलत सा लग रहा था, बिल्कुल बेमेल। और यही बात मेरी दिलचस्पी और ज्यादा बढ़ा रही थी। तो पूरे दिन यहीं खड़े रहने वाले हो या इसके अंदर भी चलोगे? कायल ने मेरी पीठ हल्के से थपथपाते हुए कहा। चलो ना यार, मैं दिन की रोशनी बर्बाद नहीं करना चाहती। मैडी ने बीच में टोकते हुए मेरी बाह खींची। मैंने दरवाजे की तरफ हाथ बढ़ाते हुए कहा, जैसी तुम्हारी मर्जी, लेडीज फर्स्ट। और जवाब में मैडी ने मुझे घूर कर देखा। अस्पताल के अंदर का हाल बाहर से भी बदतर था। लाइटें टूट चुकी थी, दीवारों पर ग्रेफिटी भरी थी और छत से गुलाबी इंसुलेशन लटक रहा था। एक कट्टर अर्बन एक्सप्लोरर होने के नाते मुझे ये सब देखकर अजीब सी खुशी मिल रही थी। ऐसी जगह पर जाना जहां इंसानों को जाना नहीं चाहिए, वो एहसास हमेशा मेरी नसों में रोमांच की लहर दौड़ा देता था और मैं उसी रोमांच के लिए जीता था। लेकिन उस दिन जो हुआ, उसके बाद मेरा अर्बन एक्सप्लोरिंग का जुनून हमेशा के लिए खत्म हो गया। अस्पताल के अंदर जाकर हम मेडिकल इक्विपमेंट की तस्वीरें ले रहे थे और तभी कायल ने एक बात छेड़ी। गाइस सुनो, वो फुसफुसा कर बोला, जबकि हम वहां अकेले थे। मैंने उसकी आवाज में कंपन महसूस करते हुए कहा, हाँ बोलो, क्या बात है? क्या तुम्हें भी लग रहा है कि कोई हमारा पीछा कर रहा है? पता नहीं, शायद सिर्फ मुझे ही लग रहा है, लेकिन कुछ तो है जो कह रहा है कि यहां हम अकेले नहीं हैं। बस करो कायल, मैडी ने बाहें मोड़ते हुए कहा। तुम मुझे डराने की कोशिश कर रहे हो और इस बार ये काम नहीं करेगा। तुम मुझे कितना बेवकूफ समझते हो। मैडी, कसम से मैं मजाक नहीं कर रहा। कायल के लहजे की गंभीरता समझते ही उसके चेहरे के भाव बदल गए। उसने मेरी तरफ देखा और कहा, सच में जेक, ये सीरियस है क्या? मैंने गहरी सांस ली। जब मैडी डर जाती थी तो वो किसी के लिए भी अच्छा नहीं होता था। अब तक सब कुछ ठीक चल रहा था और मैं माहौल खराब नहीं करना चाहता था। मैंने कहा, कायल, ऐसा करते हैं, 2-4 कमरे और देख लेते हैं। अगर तब भी तुम्हें कुछ गड़बड़ लगे तो हम बाहर निकल जाएंगे, ठीक है? भले ही उन दोनों ने हामी भरी, लेकिन अब माहौल बदल चुका था। तनाव गाढ़ा हो गया था। लेकिन आज मैं सोचता हूं कि काश कायल के बोलते ही हम वहां से निकल गए होते। हम बिना किसी और बहस के आगे बढ़ते रहे, चुपचाप तस्वीरें लेते रहे, लेकिन वो अजीब बेचैनी हर पल हमारे साथ थी। मैं कुछ बोलने की कोशिश करता रहा, लेकिन दिमाग में शब्द जम ही नहीं पा रहे थे। कुछ देर बाद मैडी ने चुप्पी तोड़ी। तो मॉर्चरी ढूंढने के लिए कौन तैयार है? उसने शैतानी मुस्कान के साथ कहा। मैं और कायल एक दूसरे को देखने लगे। हम में से कोई भी नहीं जाना चाहता था, लेकिन हमारे पास और कोई ऑप्शन नहीं था। अगर हम मना करते तो मैडी मरते दम तक हमें कायर कहती रहती। कायल बोला, ठीक है, चलो चलते हैं। वो आत्मविश्वासी लगने की कोशिश कर रहा था, लेकिन हम दोनों सच्चाई जानते थे। मैंने कहा, ठीक है, लेकिन उसके बाद हम निकल रहे हैं। दोनों ने सर हिलाया और हम अस्पताल की मॉर्चरी ढूंढने निकल पड़े। हमें मॉर्चरी ढूंढने में सिर्फ 10 मिनट लगे। चलते चलते मैं ये महसूस करने की कोशिश कर रहा था कि क्या सच में कोई हमारी हर हरकत पर नजर रखे हुए है। एक पल के लिए मुझे भी सच में वही लगा जो कायल को लग रहा था, एक भारी दबाने वाला एहसास कि हम अकेले नहीं हैं। मैं बार बार पीछे देखने लगा, लेकिन कुछ बोला नहीं, और यही फैसला मुझे आज तक खलता है।
पता ही नहीं चला और हम बेसमेंट की सीढ़ियां उतर रहे थे। टॉर्च की रोशनी सीढ़ियों पर नाच रही थी और नीचे की गहराई को उजागर कर रही थी। नीचे पहुंचते ही सामने एक लंबा गलियारा दिखा जिसके अंत में 2 बड़े दरवाजे थे। मैडी ने फुसफुसाकर कहा, यह सब कितना डरावना है ना। मैंने कहा, हाँ, लेकिन कुछ बहुत गलत सा लग रहा है। यह कहते हुए मेरे शरीर में सिरहन दौड़ रही थी। वहां की हवा और भी ठंडी थी जो माहौल को और डरावना बना रही थी। दरवाजों पर पहुंचकर हम रुक गए। ठीक है, तो पहले कौन जाएगा? मैडी ने हमारे चेहरे देखते हुए कहा। मुझे लगता है तुम्हें जाना चाहिए, आइडिया तुम्हारा था, कायल ने बदमाशी भरी मुस्कान के साथ कहा। हाँ, जैसा मैंने पहले कहा था, लेडीज फर्स्ट, मैंने भी कहा और मैडी ने मुझे फिर से घूरा। ठीक है, लेकिन अगर मैं मर गई तो वापस आकर तुम दोनों को साथ ले जाऊंगी। मैडी ने दरवाजे खोल दिए और आगे बढ़ गई और मैं और कायल उसके पीछे पीछे चलने लगे। उस कमरे में घुसते ही मेरी रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। उस कमरे में कुछ तो गलत था। तभी कायल मेरी तरफ मुड़ा। उसके होठों पर वही शरारती मुस्कान थी और वो मेरे कान में फुसफुसाया, चलो मैडी को डराते हैं, तुम उसका ध्यान भटकाना और मैं किसी फ्रीजर में घुसकर जोर जोर से आवाज करूंगा। मैं शर्त लगा सकता हूं, वो इतनी जोर से चीखेगी कि मरे हुए भी जाग जाएंगे। उसकी बात सुनकर मैं मुस्कुरा दिया। मुझे पता था इसके बाद मैडी हमें कभी माफ नहीं करेगी। मैंने धीरे से कहा, लेकिन एक दिक्कत है, खुद को अंदर बंद कैसे करोगे? अरे मैं कुछ सोच लूंगा, तुम बस उसका ध्यान भटकाओ। अच्छी कोशिश थी बेवकूफों, मैं तुम्हारी सारी बात सुन सकती हूं। मैडी हमें ऐसे घूर रही थी जैसे हम शैतान की औलाद हों। मेरा चेहरा लाल हो गया और माथे पर पसीना आ गया। अरे नहीं, हम सच में ये नहीं करने वाले थे, ये तो बस एक आइडिया था, कायल ने गर्दन के पीछे हाथ फेरते हुए कहा। लेकिन वो मानने वाली नहीं थी। और तभी अचानक उसी मॉर्चरी चैम्बर से खड़खड़ाहट की आवाज आई जिसे कायल अपने प्लान के लिए चुन रहा था। शुरुआत में आवाज हल्की थी, इतनी हल्की कि उसे पुरानी धातु की चरमराहट समझकर नजरअंदाज कर दिया, लेकिन जल्दी ही वो तेज धमाकों में बदल गई। हम एक दूसरे को घूरने लगे। हमारी आंखें फटी हुई थी, चेहरे भूतों जैसे सफेद हो गए थे। वो आवाज अब कान फाड़ देने वाली बन चुकी थी। कोई चीज मॉर्चरी चैम्बर के दरवाजे के अंदर से जोर जोर से टकरा रही थी। अब साफ था, कायल का डर बिल्कुल सही था। उस अस्पताल में हम अकेले नहीं थे। हम सदमे में जमे खड़े रहे, बेबस होकर देखते रहे कि कैसे वो दरवाजा उन चोटों के नीचे झुकने लगा और फिर वो दरवाजा टूट गया। मेरे रोंगटे खड़े हो गए। एक पल के लिए सन्नाटा छा गया। दबा हुआ लोहे का दरवाजा चरमराता हुआ खुला और फिर उस चैम्बर के अंदर से कुछ रेंगता हुआ बाहर आने लगा, कुछ बहुत खतरनाक। अंधेरे से सबसे पहले 2 पैर निकले। उसकी त्वचा गहरे बैंगनी रंग की थी और टखनों के पास की सिलाई मुश्किल से टिकी हुई थी। फिर खून से सना गंदा अस्पताल का गाउन दिखा और उसके बाद सिलाई से जोड़े हुए 2 हाथ दिखे। आखिर में वो चीज फ्रीजर से खुद को खींचते हुए बाहर आई और उसका सर अंधेरे से झपट कर निकला। वो चेहरा मुझे जिंदगी भर सताता रहेगा। उसकी धब्बेदार त्वचा टांकों से जोड़ी गई थी। भद्दा और बेजान मांस दिख रहा था जो बिल्कुल गलत लग रहा था। उसकी मुस्कान टेढ़ी थी, जैसे उस विकृत हंसी में बहुत ज्यादा दांत एक दूसरे से जगह के लिए लड़ रहे हों। और उसकी आंखें पूरी तरह काली और बिल्कुल बेजान थी, जैसे उनमें कोई आत्मा ही ना हो।
वो धीरे धीरे हमारी तरफ बढ़ने लगा। अचानक कायल ने मेरा हाथ जोर से पकड़ लिया और बिना कुछ बोले वो मैडी को खींचते हुए दौड़ पड़ा। उसी पल मुझे भी भागने की हिम्मत मिल गई। हम तीनों गलियारे में पागलों की तरह भागे, उस चीज से दूर जाने के लिए जिसे हमने जगा दिया था। जैसे ही मुझे समझ आया कि हमारा पीछा किया जा रहा है, मेरा दिल सीने में हथौड़े की तरह धड़कने लगा। नंगे पैरों की टाइल पर पड़ती थपथप की आवाज ने मेरे पैरों को पहले से कहीं ज्यादा तेज दौड़ने पर मजबूर कर दिया। सीढ़ियां मिलते ही मैं 3-3 सीढ़ियां लांघता हुआ ऊपर भागा और ऊपर पहुंचते ही बाहर की तरफ झपट पड़ा। बेसमेंट में वो चीज हम पर हावी हो रही थी, लेकिन जैसे ही हम ऊपर पहुंचे वो गीली सी भद्दी आवाजें सुनाई देना बंद हो गई। लेकिन फिर भी मैं रुका नहीं। मैं दौड़ता रहा, एक बार भी पीछे नहीं देखा। सीधे सामने के दरवाजों से बाहर निकला, कार खोली और ड्राइवर सीट पर गिर पड़ा और तभी जाकर मैंने सांस ली। अगले ही पल कायल ने पैसेंजर साइड का दरवाजा खोला, अंदर कूदा और लॉक लगा दिया। फिर वो मेरी तरफ मुड़ा। उसका चेहरा सफेद और पसीने से तर था। अपनी सांस संभालते संभालते उसने जो शब्द कहे वो आज भी मेरा पीछा नहीं छोड़ते। जेक, मैडी कहाँ है? मेरा दिल जैसे सीने में धंस गया। वो हमारे साथ नहीं थी। हमें वापस जाना चाहिए क्या? ये पूछते हुए डर मुझ पर हावी हो गया। हम दोनों विंडशील्ड की तरफ घूरते बैठे रहे, दुआ करते रहे कि किसी तरह हमारी दोस्त उन दरवाजों से बाहर दौड़ती हुई आ जाए। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। हम वहां बहुत देर तक बैठे रहे, पूरी तरह चुप, किसी रास्ते की तलाश में। और जब बहुत देर हो गई तो हमने पुलिस को बुलाया। पुलिस ने पूरा अस्पताल और आसपास का जंगल छान मारा, लेकिन मैडी का या उस मॉर्चरी वाले आदमी का कोई निशान नहीं मिला। उस दिन मिलने के मैसेज के अलावा ऐसा कोई सबूत नहीं था कि मैडी वहां कभी आई भी थी, मानो वो बस हवा में गायब हो गई हो। लेकिन मैं और कायल जानते थे कि असल में क्या हुआ था। हम उसे उस राक्षस के साथ नीचे छोड़ आए थे। हमने अपनी जान को उसकी जान से ऊपर रखा था। वो हमारी वजह से गायब हुई थी और हमें इसी सच के साथ जीना था। अगले कुछ हफ्तों में मैं और कायल धीरे धीरे दूर होते चले गए। मैडी अब भी नहीं मिली थी और जो हमने झेला था उसका बोझ बहुत ज्यादा था। कायल को देखते ही वो एहसास लौट आता था कि हमने वहां क्या किया था और हम वहां क्या नहीं कर पाए। आखिर में हालात ऐसे हो गए कि हम बस कभी कभार ही बात करते थे। लेकिन फिर एक दोपहर कायल ने मुझे एक अजीब सा मैसेज भेजा। मुझे तुझसे कुछ बात करनी है, लेकिन फोन पर नहीं, आमने सामने। आज रात 8 बजे पार्क के तालाब के पास मिलना। वो मैसेज पढ़ते ही मैं चौंक गया। उसे जो भी कहना था वो बहुत जरूरी लग रहा था और सच में ऐसा ही था। मैंने कायल को तालाब के पास एक बेंच पर बैठा पाया। पूरा अंधेरा नहीं हुआ था, लेकिन सूरज डूब रहा था। मैं उसके पास बैठा और देखा कि वो दूर कहीं घूर रहा था। उसके बाल बिखरे हुए थे और ऐसा लग रहा था जैसे वो कई दिनों से सोया भी नहीं है। कायल, सब ठीक है ना? तूने अपनी क्या हालत बना रखी है? वो मेरी तरफ मुड़ा। उसकी आंखें लाल और सूजी हुई थी। जेक, मैं ठीक नहीं हूं और शायद कभी ठीक हो भी नहीं पाऊंगा। मैं अभी ये सब सह नहीं पा रहा। उसकी आवाज भारी हो गई और आंखों में आंसू भर आए। नहीं यार, ऐसा मत सोच, सब ठीक हो जाएगा। अगर ये सब मैडी की वजह से है तो उस बात को भूल जा यार। कायल ने मेरी तरफ देखा। उसकी नजर इतनी ठंडी थी कि मैं चुप हो गया। वो तुझे नहीं दिख रही है ना? मतलब सिर्फ मैं ही? नहीं नहीं नहीं, अरे यार, मैं फंस गया हूं भाई,
सब खत्म हो गया। वो मेरे पीछे आएगी और फिर मेरे जरिए तुझ तक पहुंचेगी और फिर सब कुछ खत्म हो जाएगा। मैंने कायल के कंधे पकड़कर उसे झकझोर दिया। वो पागलों की तरह बोल रहा था, होश में आ यार, तू ये सब क्या बक रहा है? मैडी को देखना, इसका क्या मतलब है? कायल ने ठंडी नजर से मुझे देखा। उसके बिखरे बाल हवा में लहराए और माहौल और भी भारी हो गया। तुझे ये सब पागलपन लगेगा, लेकिन मैडी मेरे पास आती है। उसका मुंह सिला हुआ है, बाल खून से भीगे हुए हैं और अब वो अस्पताल का वही गाउन पहनती है। वो जिंदा नहीं है जेक। वो चीज, वो अस्पताल वाली चीज, वो उसे इस्तेमाल कर रहा है। वो उसका इस्तेमाल करके मुझ तक पहुंच रहा है और फिर वो तुझ तक पहुंचेगा। मैं कुछ बोल ही नहीं पाया, बस खुले मुंह के साथ उसे घूरता रहा। क्या ये सब मुमकिन था? बस मुझे यही कहना था और शायद आखिरी बार अलविदा भी करना था। मुझे नहीं लगता मैं ज्यादा दिन टिक पाऊंगा। जेक, मुझे बहुत डर लग रहा है यार। उसके चेहरे पर आंसू बहने लगे। मैंने उसे गले लगा लिया। वो सिसकता रहा और मैं उसे संभालने की कोशिश करता रहा। सुन, सब ठीक हो जाएगा। तुझे कुछ नहीं होगा। तू नहीं मरेगा। मैं कोई ना कोई रास्ता निकाल लूंगा। लेकिन हम दोनों जानते थे कि मेरे शब्द खोखले थे। कायल पीछे हटा और उसने अपनी आंखें पोंछी। जेक, मैं सच में उम्मीद करता हूं कि तू सही हो, लेकिन अब मुझे जाना होगा। कायल वहां से चला गया। उस रात मैंने कायल की मां को फोन किया। उनका बेटा टूट रहा था। चाहे कोई चीज उसके पीछे हो या ये सब उसका भ्रम हो, लेकिन मैं मदद करना चाहता था। लेकिन मेरी सारी कोशिश बेकार गई। 2 दिन बाद कायल की लाश मिली। उसने 12 बोर की बंदूक से खुद को गोली मार ली थी। पड़ोसियों ने उसकी चीखें सुनी थी, ऐसी चीखें जैसे वो किसी से या किसी चीज से भागने की कोशिश कर रहा हो। फिर कई गोलियों की आवाज आई और फिर सन्नाटा छा गया। किसी ने भी किसी को घर में आते जाते नहीं देखा और सब हैरान हो गए थे। खबरों में उसके बारे में बताया गया कि उसकी मानसिक हालत पूरी तरह बिगड़ चुकी थी। उसे ऐसा पागल बताया गया जिसने अपना इलाज नहीं कराया और भ्रमों को इतना हावी होने दिया कि उसने सबसे भयानक फैसला कर लिया। लेकिन मैं जानता हूं, कायल जो देख रहा था वो सच था, क्योंकि हाल ही में मैं भी मैडी को देखने लगा हूं। वो पहली बार उसी रात दिखाई दी जिस रात कायल मरा था। मेरी खिड़की के सामने स्ट्रीट लाइट के नीचे खड़ी हुई थी। कायल का वर्णन डरावनी हद तक बिल्कुल सही था। मैडी की आंखें सिली हुई थी और उसके हाथ ढीले पड़कर बगल में लटक रहे थे। उसके बाल किसी गहरी काली चीज से चमक रहे थे। उसने जो अस्पताल वाला गाउन पहना था, उसके सामने पीले धब्बे फैले हुए थे। लेकिन उसकी मुस्कान, उसके पीछे कुछ बहुत खतरनाक था, जैसे कोई दुष्ट चीज उसे चला रही हो। और मुझे डर है कि बहुत जल्द मैं खुद जान जाऊंगा कि वो चीज क्या है। उसके बाद 3 दिन बीत चुके हैं। अब मुझे कायल भी दिखने लगा है। हर दिन के साथ वो दोनों मेरे और पास आते जा रहे हैं। कल रात वो दोनों मेरे कमरे में थे, बस मुझे घूर रहे थे, मुस्कुराकर चिढ़ा रहे थे। मैडी अपनी सिली हुई आंखों के साथ जरूरत से ज्यादा दांतों वाली मुस्कान दिखा रही थी और कायल, उसका चेहरा बहुत बिगड़ा हुआ था। उसके चेहरे की मांस और हड्डियां बहुत अजीब तरीके से जुड़ी हुई थी। अब मुझे समझ आ गया है, वो किसी संदेश के लिए आए थे। मेरी कयामत की घड़ी चल पड़ी है और मेरे पास बस कुछ ही घंटे बचे हैं, क्योंकि आज सुबह जब मैं उठा तो मेरे बेडरूम की दीवार पर गहरे लाल रंग में कुछ शब्द लिखे थे। आज की रात तुम्हारी आखिरी रात है।
मेरा नाम मिशेल है। मैं अपने शहर के सबसे बड़े अस्पताल में पोस्ट सर्जिकल यूनिट में नर्स के तौर पर काम करती हूँ। यहाँ ऑपरेशन करवाने के लिए बहुत दूर दूर से मरीज आते हैं। यहाँ के सर्जन सबसे बेहतरीन माने जाते हैं। लेकिन एक बात है जो हम मरीजों को नहीं बताते, जो हमें बतानी भी नहीं चाहिए। वो ये है कि ये हॉस्पिटल हॉन्टेड है। बाकी अस्पतालों की तरह यहाँ भी लोग मरते हैं और कभी कभी उनकी आत्माएं यहीं रह जाती हैं, या फिर शायद उनका कोई हिस्सा पीछे छूट जाता है, कुछ ऐसा जिसे विज्ञान भी समझ नहीं पाया है। इस अस्पताल में कुछ ऐसी घटनाएं हुई हैं जिनसे मेरी गर्दन के पीछे रोंगटे खड़े हो जाते हैं, और कुछ ने तो मुझे चीखने पर भी मजबूर कर दिया। लेकिन अस्पताल में ऐसे रिएक्शंस अच्छे नहीं माने जाते, इसलिए मैं खुद को शांत रखने की कोशिश करती हूँ। कुछ महीने पहले की बात है। एक मरीज ने मुझसे कहा कि उसे लग रहा था कि उसके वार्ड में 3 लोग आपस में बातें कर रहे हैं और वो फुसफुसा रहे हैं। लेकिन अजीब बात यह थी कि उस 4 बेड वाले वार्ड में वो सिर्फ अकेली थी। मैंने खुद पर्दे हटाकर उसे दिखाया कि बाकी तीनों बेड खाली थे। वार्ड में ना कोई विजिटर था, ना कोई स्टाफ था। मैंने उसे समझाया कि उसका वहम है, और मैंने भी उस बात को नजरअंदाज कर दिया। लेकिन कुछ हफ्तों बाद एक और मरीज ने बिल्कुल यही बात कही। वो भी उसी वार्ड में अकेली थी, और उसे भी ऐसा लगा जैसे 3 लोग धीरे धीरे आपस में बातें कर रहे हों, और उन आवाजों की वजह से वो सो नहीं पा रही थी। ये सुनकर मेरी रीढ़ में सिहरन दौड़ गई, लेकिन फिर भी मैंने उसे भरोसा दिलाया कि कमरा खाली है और वो सिर्फ उसका वहम है। सर्जरी के बाद मरीजों के पास पहले ही चिंता करने के लिए बहुत कुछ होता है। उन्हें भूत प्रेत के बारे में सोचने की जरूरत नहीं है, इसलिए हम ये कहानियां अपने तक ही रखते हैं। फिर मुझे कुछ नर्सों ने बताया कि नाइट शिफ्ट के दौरान जब वो ब्रेक पर होती हैं तो स्टोरेज रूम में सोने चली जाती हैं। लेकिन एक स्टोरेज रूम ऐसा है जिसमें वो सो नहीं पाती, क्योंकि वहां उनके साथ बहुत बुरे अनुभव हुए हैं। जब मैंने पूछा तो उन्होंने कहा कि उन्हें वहां डरावने सपने आते हैं और ऐसा लगता है जैसे उनके साथ कोई कमरे में है, उनके सोते वक्त उनके ऊपर खड़ा हुआ है। मैं खुद इन बातों पर विश्वास नहीं करती थी, इसलिए एक नाइट शिफ्ट में मैं खुद वहां सोने गई, और उसी रात मुझे समझ आ गया कि कोई उस कमरे में क्यों नहीं सोना चाहता। जब मैं उस कमरे में गई और टेबल पर सर रखकर सोने लगी तो मुझे एक सपना आया जो ऐसा लगा जैसे मैं सो नहीं रही बल्कि जाग रही हूं। वो सपना बहुत असली लग रहा था। सपने में मैंने देखा कि मैं उसी स्टोरेज रूम में सो रही थी और फिर अचानक जाग गई, और मुझे ऐसा लगा जैसे उस कमरे में मेरे साथ कोई और भी है और कमरे के कोने से मुझे घूर रहा है। धुंधली रोशनी में उसकी काली सी परछाई दिख रही थी। मैंने लाइट जलाने की कोशिश की, लेकिन वो चली ही नहीं। फिर मैं दरवाजा खोलने लगी, लेकिन दरवाजा भी नहीं खुला, और न जाने क्यों मैं वापस लेट गई और दोबारा सोने लगी, जबकि वो चीज धीरे धीरे और पास आती जा रही थी। फिर थोड़ी देर बाद वो चीज गायब हो गई और कुछ सेकंड्स बाद एकदम से मेरे ऊपर आकर खड़ी हो गई। उस वक्त ऐसा लगा जैसे मेरी आंखें पूरी तरह खुली हुई हैं और मुझे वो सब जबरदस्ती देखना पड़ रहा है। मैं हिल नहीं पा रही थी और वो चीज ठीक मेरे ऊपर मंडरा रही थी। फिर मेरी आंखें दोबारा बंद हो गईं और वो चीज मुझे खड़े हुए देखती रही। मैं सोते सोते तड़पती रही, लेकिन हिल नहीं पाई, और आखिरकार मुझे होश आया और मैं उस कमरे से बाहर भाग गई। मैं अपने काम में लग गई और उस डरावने अनुभव को भूलने की कोशिश करने लगी, लेकिन उस स्टोरेज रूम में दोबारा कभी सोने नहीं गई। एक और घटना है जो आज तक मेरा पीछा नहीं छोड़ती, खास तौर पर इसलिए क्योंकि अभी कुछ ही मिनटों में मेरी नाइट शिफ्ट है। पिछले हफ्ते एक और नर्स ने मुझे एक कहानी बताई थी और तब से मैं उसी के बारे में सोचती रहती हूँ, खास तौर पर जब मैं रात में ब्रेक रूम में अकेली होती हूँ। हमारे स्टाफ रूम में 2 छोटे सोफे
और एक टीवी है। कुछ नर्सें नाइट शिफ्ट के ब्रेक में वहीं सोती हैं और हम कोशिश करते हैं कि उन्हें जगाएं नहीं। एक रात वो नर्स सोफे पर सो रही थी और तभी एक तेज रोशनी से उसकी नींद खुल गई। जहां वो सो रही थी उसके बगल में एक कमरा है, बाथरूम और लॉकर वाला कमरा। उसे लगा किसी नर्स ने अंदर जाकर लाइट जलाकर छोड़ दी होगी। फिर उसने मुझे आगे बताया। मैंने दरवाजे की तरफ देखा। तुम्हें पता है ना, वो छोटा सा कांच वाला हिस्सा? दरवाजे के उस पार एक औरत खड़ी थी। वो कांच के आर पार मुझे देख रही थी। ये सुनकर मेरी रीढ़ में सिरहन दौड़ गई। लेकिन वो सच में मुझे नहीं देख रही थी, वो बस सामने घूर रही थी। सबसे पहले मैंने उसके बाल देखे। वो बहुत पुराने जमाने के स्टाइल के बाल थे, जैसे 70 के दशक या उससे भी पहले के हों। और उसने नीले रंग के पिन स्ट्राइप स्क्रब्स पहने हुए थे और सर पर एक नर्स वाली टोपी थी। लेकिन आजकल तो कोई टोपी नहीं पहनता। और वो स्क्रब्स बिल्कुल वैसे थे जैसे लॉबी में डिस्प्ले पर लगे हैं, बहुत पुराने जमाने के। उसकी बातें सुनते हुए मैं चुपचाप सर हिलाती रही। अब मुझे सब कुछ साफ साफ समझ आ रहा था। लेकिन तभी एक और नर्स अंदर आया। तुम लोग किस बारे में बात कर रहे हो? मैंने सीधे सीधे कहा, हम भूतों की बातें कर रहे हैं। वो हंस पड़ा। तुम लोग आज भी इन सब बातों पर विश्वास करते हो? हाँ। मैं और वो नर्स एक दूसरे को चुपचाप देखने लगे। उसे अभी यहां काम करते हुए ज्यादा समय नहीं हुआ था और कुछ लोग इन चीजों को महसूस ही नहीं कर पाते। वो नर्स फिर से अपनी कहानी पर लौट आई। तो वो बस वहां खड़ी थी, सामने की तरफ घूर रही थी। शुरू में मुझे लगा कि वो आईवी नर्स होगी, क्योंकि नाइट शिफ्ट में कभी कभी बाथरूम वगैरह इस्तेमाल करने के लिए वो लोग अंदर आ जाते हैं। तो मैं उस पर चिल्लाई, अरे वो लाइट बंद करोगी या नहीं? मैं यहां सोने की कोशिश कर रही हूं। लेकिन वो बस सामने की तरफ घूरती रही। तो मैंने तकिया अपने सर पर रख लिया और दोबारा सोने की कोशिश की। लेकिन जब थोड़ी देर बाद मेरी नींद खुली तो लाइट अब भी जल रही थी। मैंने अपने आसपास के लोगों से पूछा कि रात में वहां कौन आया था, लेकिन उन्होंने बताया कि रात में कोई वहां आया ही नहीं था और वो कमरा तो हमेशा लॉक रहता है, तो वो कोई मरीज भी नहीं हो सकती थी। बाद में मैंने आईवी नर्स को भी देखा और उसने ऐसे कपड़े नहीं पहने थे जैसे उस औरत ने पहने हुए थे। लेकिन मुझे पूरा यकीन है कि वो कौन थी। उसके मुताबिक वो औरत एक नर्स की आत्मा थी जो एक लंबी नाइट शिफ्ट के बाद घर जाते वक्त मर गई थी। गाड़ी चलाते चलाते उसे नींद आ गई थी। उसके दिए हुए विवरण से एक सीनियर स्टाफ ने उसे पहचान लिया। उन्होंने कहा कि वो बिल्कुल वैसी ही दिखती थी जैसे पहले यहां काम करने वाली एक पुरानी नर्स थी। और उसके बाद से ये कहानी बताने वाली नर्स हमेशा ड्राइव करते वक्त जागते रहने का ध्यान रखती है। जब भी मेरी आंखें झपकने लगती हैं और थकान हावी हो जाती है, मैं उस पुरानी नर्स के बारे में सोचती हूँ जो घुंघराले सफेद बालों के साथ कांच के पीछे खड़ी थी, और मैं तुरंत पूरी तरह जाग जाती हूँ। सच बताऊं, ये ट्रिक कॉफी से भी ज्यादा असरदार है। जैसे ही उसने अपनी कहानी खत्म की, मेरे दिमाग में एक बात आई। ये सब कुछ बहुत अजीब है। अब कल रात की बात बताती हूं। कल रात रूम 14 के मरीज ने मुझसे कहा कि उसने किसी को कमरे में झांकते हुए देखा, उसे घूरते हुए देखा, और कभी कभी कोई उसके दरवाजे के पास खड़ा होता है और बस उसे देखता रहता है। उसने कहा कि उस इंसान का हेयर स्टाइल बहुत पुराने जमाने का था और उसने पुराने स्टाइल के स्क्रब्स पहने हुए थे। उसे लगा कि वो कोई भूत है या शायद भ्रम है। पोस्ट सर्जिकल फ्लोर पर भूत और भ्रम दोनों ही आम बात है और कई बार दोनों में फर्क करना मुश्किल हो जाता है। दर्द की दवाइयों से सर्जरी के बाद भ्रम होना नॉर्मल है, खासतौर पर बुजुर्गों में। उसे समझाने के बाद मैं अपने काम में लग गई। काफी देर बाद मैंने सोचा अपने मरीजों को देख लूं, खासतौर पर रूम नंबर 14 वालों को। जैसे ही मैं रूम्स की तरफ चली
मुझे नीले पिन स्ट्राइप स्क्रब्स पहनी एक औरत दिखी। उसके सर पर नर्स वाली टोपी थी और वो एक रूम के बाहर खड़ी होकर दरवाजे से अंदर झांक रही थी। डर के बावजूद मैं उसी की तरफ चल पड़ी। गलियारे में उसकी तरफ चलते हुए मेरे पैर कांप रहे थे और तभी उसने मेरी तरफ देखा और फिर वो मरीजों के कमरे से दूर चली गई, यूनिट के आखिर में बने साइड हॉल की तरफ। मैं उसके पीछे दौड़ी। मुझे खुद देखना था कि वो कौन थी। गलियारे के आखिर में पहुंचकर मैंने बाईं तरफ देखा, लेकिन वो गायब थी और बात सिर्फ कुछ सेकंड्स की थी। मैं अगले कॉरिडोर की तरफ दौड़ी। वो वाला गलियारा काफी लंबा था, लेकिन वो वहां भी नहीं थी। वो इतनी जल्दी गायब नहीं हो सकती थी जब तक कि वो किसी मरीज के कमरे में ना गई हो। मैंने सारे कमरे चेक किए, लेकिन वो वहां भी नहीं थी। मेरा दिल जोर जोर से धड़क रहा था। मैं मानने से इनकार कर रही थी कि वो कोई भूत थी। ऐसी चीजें होती ही नहीं, हो ही नहीं सकती। अब बस एक ही कमरा बचा था, रूम नंबर 9। शायद वो उसी में गई हो। तो मैं कमरे के अंदर गई और मैंने देखा सारे मरीज जाग रहे थे। रात के 3 बज रहे थे और सबको सोना चाहिए था। यहां बहुत ठंड है, क्या आप मुझे एक गर्म कंबल ला सकती हैं? दरवाजे के पास वाली मरीज ने पूछा। मैंने कहा, हाँ, अभी लाती हूं। और वो मरीज डर के मारे लगभग चीख ही पड़ी। हे भगवान, मैंने तो आपको देखा ही नहीं। तो फिर आप बात किससे कर रही थी? मैं तो दूसरी नर्स से बात कर रही थी जो अभी अभी अंदर आई थी। वो कहां चली गई? उसकी बात सुनकर मैं दंग रह गई। उस कमरे में मेरे अलावा और कोई नर्स नहीं थी, लेकिन तभी मुझे अपने पीछे किसी की मौजूदगी महसूस हुई। मैंने मुड़कर देखा तो कुछ हिलता हुआ दिखा, लेकिन फिर गायब हो गया, जैसे हवा में धुएं का गुच्छा हो। मैं उस मरीज को ये नहीं बताना चाहती थी कि वो कोई भूत थी, तो मैंने बहाना बना दिया और कहा कि मैं कंबल ला रही हूं। उस रात कोई भी मरीज ठीक से नहीं सो पाया। सब कहते रहे कि उन्हें ऐसा लग रहा है जैसे उनके पास वाले बेड पर कोई लेटा हुआ है। और अब मैं सोचती हूं तो वो वही कमरा है जहां मरीज पहले भी दूसरों की मौजूदगी महसूस करते थे। बस इस बार वो सच में भरा हुआ था। उस रात के बाद से मैंने उस भूतिया नर्स को कभी नहीं देखा और उम्मीद करती हूं कि कभी देखो भी नहीं। ये सब कुछ बहुत डरावना है, क्योंकि मुझे नहीं पता वो यहां क्यों है और ये भी नहीं पता कि वो कब सामने आ जाए। मैं अब एक और नाइट शिफ्ट के लिए काम पर जा रही हूं, तो मेरे लिए दुआ करना, क्योंकि मुझे सच में उसकी जरूरत पड़ेगी। दोस्तों, अगर आपको ये स्टोरीज अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक और हाइप करना मत भूलना और मुझे कमेंट्स में ये ज़रूर बताना कि आपको दोनों में से कौन सी स्टोरी ज़्यादा अच्छी लगी। और अगर आप वेंडिगो की 2 खौफनाक कहानियां सुनना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिख रही वीडियो पर क्लिक करें। मिलते हैं अगली वीडियो में ऐसी ही और कहानियों के साथ। नमस्कार।